बादली के विधायक मौजूद हैं। मैं किसान आंदोलन पर बात करूंगा क्योंकि किसान आंदोलन को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी की रूपरेखा है उसके बारे में कहीं ना कहीं आ, वो सवालों के घेरे में है। दूसरी बात ये जो विकास कार्यों की बात करते हैं, लगातार इन लोगों ने विधानसभा में अपने मुद्दे उठाए थे और झूठे प्रलोभन किस तरह से दिए जाते हैं, झूठी मार्केटिंग किस तरह होती है। जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है ओपी धनखड़, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जनाब, आप लोगों के विकास कार्य किस तरह से सोशल मीडिया पे चढ़ाते हैं, वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से सीखे। आप मार्केटिंग करना क्यों नहीं सीखते हैं? इस तरह की झूठी मार्केटिंग करें, उनके काम पर भी आप नारियल फोड़ सकते हैं। धन्यवाद एक तो आपका। देखिए, जिस प्रकार से मैं तो एक बात कहता हूँ, मेरे इलाके में काम होने चाहिए। मुझे नारियल से कुछ नहीं लेना, पर ये जी भी ज़रूरी है कि जो जो लोग इस बादली हल्के ने जिनको जिताया और 5 साल तक इस प्रदेश में 11-11 महकमों के मंत्री बनाए, मुझे दुख इस बात का है। जो ये कहते थे मैंने 5 साल में इतने विकास कार्य कराए, 1600 करोड़ रुपए गांव में विकास कार्यों के दिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं तो आज की हालत बताता हूँ। मेरे बादली हल्के में हमारे 100 गांव के करीब 98 पंचायत लगती है। 1600 करोड़ का मतलब एक गांव में 16 करोड़ ही मान लो आप। 16 करोड़ रुपए जिस गांव में लग जाते हैं वो चिमचमाता है। मैंने विधानसभा में पहले दिन चुन के कहा था, जब मैंने मांग करी थी, भी ओम प्रकाश जी कह रहे 1650 करोड़ मैंने गाँव में विकास कार्य के लिए दिए हैं। मेरे बादली हल्के में आओ, मेरे काका ताऊओं से मिलो, मेरे भाइयों से मिले, मेरे परिवारों से मिलो कि भाई प्रत्येक गांव में 16-16 करोड़ रुपए लगे या ना लगे, या तो मुझे इसका हिसाब दें ओम प्रकाश जी। लोगों के बीच में जाएं कि बताएं, गांव की फिरनी खराब है, गांव की गलियां खराब हैं, गांव में पीने का पानी नहीं है। और लोग, मैं ऐसे ऐसे 10-20 गांव तो मेरी नॉलेज में ऐसे हैं जिनमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों में कई जगह तो डेड बॉडी लेके जाते हैं। आप जाओ लोहारी में, सिलानी की हालत देखो, सिलाना की हालत देखो। तो ये लोग इस प्रकार से बकाने का काम किया। दूसरा, 2016 में रैली हुई थी, मनोहर लाल खट्टर जी ने की थी, मोटा जोटा रैली। उसमें घोषणा कराई, ठीक है मैं मानता हूँ सब डिवीजन बन गया। सब डिवीजन बनने के बाद 2022 तक एक ईंट अगर बादली हल्के में लगाई हो तो मुझे बताओ। उस टाइम तो मंत्री भी रह लिए। कोई एक हॉस्पिटल बनाया हो, घोषणा थी, 50-50 बेड के हॉस्पिटल की थी, एक ईंट नहीं लगी। सेक्रेटरीट था, हमारे बस स्टैंड था, स्कूल था। मैंने निरंतर 2019 में काका था उन्हें चुन के भेजा भाइयों ने, मैं निरंतर इस बात को उठाया। 2022 में जब इनके पूर्ण रूप से लास्ट में इसकी आधारशिला रखवा के काम शुरू किया, 2 थाने थे, माचरौली और बादली। एक ईंट लगी हो तो बताओ। उसके लिए मैं डीजीपी से बार बार मिला। मैंने उसको क्योंकि जवान बेचारे जो सेवा करते हैं उनके लिए जब सिर ढकने के लिए जगह नहीं तो क्या करेंगे। उसके बाद सड़कों की बात आ जाओ, बादली टू झज्जर, झज्जर टू बादली रासा बॉर्डर तक क्या हालत थी। मैंने बारंबार ये विधानसभा में बात उठाई। जब मैंने इसका पैसा मंजूर करा दिया, 1.5 पौने 2 साल तक बार बार टेंडर कैंसिल करके, क्योंकि बादली हल्के की जनता को परेशान करना था, वो किया। उसके बाद हमारे को 25 को मैंने बनवाई, 25 करोड़ रुपये हमें मिले। 25 करोड़ में जितना हुआ, चाहे बादली से भादरगढ़ रोड है, चाहे बादली से बुपनियाला रोड है, चाहे पासोर अड्डे से लेके गोला खेड़ी जट होते हुए खेड़का तक का था, वो मैंने किया, करवाया। बादली से इस्माइलपुर मुबारकपुर वाला, उसके पैसे भी दिए। फिर हमारे जो एक दादनपुर टू सुरैती का एक छोटा सा टुकड़ा था, और जो भी थे 25 करोड़ रुपए। डावड़ा टू बाबरा की हालत थी। तो कारण क्या है, उसके बाद में मंत्री जी ने काम करने की बजाय, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, पूर्व मंत्री ने रुकवाने का काम किया। अब मैं एक बड़ा अचरज की बात है और बड़ा दुख भी इस बात का है, कासनी टू ढाकला 4.5 साल से रोड फटा पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन हारने की वजह से। उन गांव में तो जीत निकला था, ढाकला में तो वो रोड सड़क नहीं बनने दी। उसके बाद मादलपुर रोड से लेके काड़ी, मादलपुर काड़ी बठे, वो एक सड़क थी, उसका 4.5 साल तक ही पटकिया। वो मैंने उसके टेंडर लगवा के आप उसका काम शुरू करवा रहा हूँ, पर अब बंदे ने एक शब्द नहीं निकाला, एक आवाज़ नहीं निकाली। इस्माइल टू फतेहपुर सोंदी, जनाब 9.5 साल हो गए, एक रोड़ी तक नहीं लगी। आप जाके देखो, मैं चक्कर काटता रहा, मैंने पैसा बजट मंजूर कराया तो वापस भेज दिया कि ये सड़क मार्केटिंग कमेटी के। मार्केटिंग कमेटी वाले कहते हैं तो बीडब्ल्यूडी की है। अब फिर वो सारा रास्ता निकलवा के अब उसके एस्टीमेट वगैरह बनवा के भिजवाए हैं। तो ये वहाँ की बात थी। मैंने
4 महीने पहले, साढ़े 4-5 महीने पहले, कोसली टू झज्जर का जो एक बड़ा मुझे मुझे शर्म भी आते है इस बात के लिए, कहते हैं कि लोग कितनी बड़ी झूठ जैसे ये प्रचार करते हैं, झूठ का प्रचार जिसे कहते हैं। बीजेपी का मतलब बहुत झूठी पार्टी है। ये बीजेपी ने सिर्फ और झूठ, लूट और खसूट के अलावा कुछ नहीं किया। ये कोसली टू झज्जर, झज्जर टू कोसली सड़क 4-5 महीने पहले मैंने ये मंजूर करा दी और उसका टेंडर भी हो चुका है, कंप्लीट। अब वो काम शुरू होने वाला है। मैं परसों सोशल मीडिया पे देख रहा था, ओम प्रकाश जी धनखड़ का धन्यवाद, कमिश्नरी बनवा दी, रोड मंजूर करा दिया। ओम प्रकाश धनखड़ जी एक शब्द इलेक्शन हारने के बाद बादली हल्के के विकास के लिए बोला कहीं? एक शब्द हाँ बोला। मुख्यमंत्री दौरे जाके 2 शहीदों के पार्क थे, एक सलोदा का, एक पेलपा का। मुख्यमंत्री जी के पास जाके अफसरों को धमकाया कि ये कैसे मंजूर कर दिए, जो मैंने मंजूर करा दिए थे। पैसे आके रिजेक्ट कराने का काम इन्होंने किया है, कि इस तरह की इनकी राजनीतिक। वो जो मैंने मंजूर करा दिया, तो आज वो कहते हैं कि धन्यवाद ओम प्रकाश जी का, जो भाई ये सड़क मंजूर करा दी, कमिश्नरी लागू करा दी। कमिश्नरी के लिए मैंने कुलदीप वत्स ने, बादल की जनता ने भेजा था, काका था उन भाइयों ने भेजा था। निरंतर मैंने अपराध के लिए और नशे के लिए मैं आवाज़ उठाता रहा, मेरे को धमकियां तक मिली। मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता, पर मैं अपनी नस्ल और फसल को किसी भी कीमत पे खराब नहीं होने दूंगा। और मैंने उस लड़ाई को लड़ा, मुहिम को लड़ रहा था। और मैंने उस दिन आपने देखा होगा, जब नफे सिंह राठी के मर्डर में जब भैंस चल रही थी, तो मैं स्वयं उठ के मैंने भैंस की और मुख्यमंत्री से मांग की कि मेरे इस बाद इस झज्जर को कमिश्नरी लागू करें, या SIT का, STF का यहाँ गठन करके चाहिए, स्पेशल SP वो एक और बैठाओ। और मुझे बादली और अमन चैन भाईचारा, पूरे बादली भादरगढ़ बोला हरियाणा में अमन चैन भाईचारा चाहिए। तो फिर ये धन्यवाद कर रहे। पर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ ओम प्रकाश जी, 5 साल का हिसाब देते जनता को, राज में हो 5 साल, आप भी राज में हो, प्रदेश का अध्यक्ष रहे। प्रदेश का अध्यक्ष कोई हो, वो पार्टी का बाप होता है एक किस्म से। पर बहानेबाजी छोड़ दे, मुझे क्या अगर इधर उधर की बात ना कर, मुझे तो ये बताइए कारवा लूटा कहाँ और क्यों लूटा? बात कहें कि कृषि मंत्री ये रहे हैं और किसानों की बड़ी टीस भी है। ये बताते हैं कि मैं भी किसान का बेटा हूँ। अब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। क्या किसानों की आय डबल हो गई क्या? मैं आपसे मैं 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 बताऊंगा आपको। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी मुझे बताओ। मोदी ने गारंटी दी थी देश के 2 करोड़ युवाओं को, कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। क्या हुआ मोदी की गारंटी का? 15 लाख रुपए खाते में आएंगे काला धन। क्या हुआ मोदी की गारंटी का? मोदी की गारंटी थी 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति के घर पक्के छत होंगे, गरीब परिवारों के। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, बादली हल्के में बता दो, और तो छोटो देश की, कितने मकानों की छत हुई है? 2019 के बाद गरीब BPL परिवारों के एक पैसा नहीं आया। उसके बाद किसान की आय दुगनी करने की बात की, मोदी की गारंटी थी। क्या हुआ? मोदी की गारंटी थी 1.25 साल जो किसान सीमा पे बैठे रहा, वो उन्होंने अपनी गलती मानी कि हाँ मुझे गलती हुई, मैं किसानों के MSP लागू कर देनी चाहिए थी, मुझे कोई मिस्टेक हुई। उस मोदी जी की गारंटी का क्या हुआ? आज फिर किसान उसके ऊपर हैं। तो ये मोदी जी की गारंटी है। क्या हुआ? खिलाड़ियों की गारंटी, मोदी जी की गारंटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी की गारंटी थी। क्या हुआ? आज आज हमारी बेटियां रोडों पे घसीटा जाता है, बलात्कार हो रहे हैं, इनके मंत्री स्वयं बलात्कार कर रहे हैं। क्या हुआ मोदी की क्या गारंटी? इस वजह से ही वो कभी राज्यसभा जाना चाहते हैं, कभी लोकसभा? यदि बादली की जनता उनसे पूछेगी कि आप किसानों की आय लेके आए हैं क्या, क्योंकि बादली में अगर वो वोट मांगने जाएंगे जनाब, तो जाहिर सी बात है मोदी की गारंटी को लेके जाएंगे, खुद की तो गारंटी है ही नहीं जैसे आप बता रहे हैं। अगर मोदी की गारंटी भी होगी तो क्या MSP हो गई लागू? MSP की जो लड़ाई है आज उनको बता दिया गया कि वो किसान नहीं है। पहले भी वो शगुफा हुआ था, किसानों को भी बरगलाने का काम किया है, किसानों पर गोलियां चलाने का काम किया है। इस तरह से क्या ये चुनाव जीत सकते हैं? क्योंकि बादली में आने की तो हिम्मत अब होगी नहीं, क्योंकि बादली की जनता पूछेगी। जब किसान के परिवार से जाएंगे तो 750 किसानों का वो हिसाब पूछेंगे धनखड़ साहब से। वो BPL जो कार्ड कटे हैं वो गरीब परिवार उनसे पूछेंगे। जो व्यापारियों को रंगदारी की बात की है, तो क्या ओम प्रकाश धनखड़ से वो पूछेंगे नहीं क्या? तो इसलिए शायद वो बैकडोर से या दाएं बाएं भागना चाहते हैं, इतना डर है उनको। देखिए वो तो ओम प्रकाश जी बताएंगे, पर मैं एक चीज जरूर कह रहा हूँ, आपने 2-3 बात बहुत अच्छी की। जो किसान है, जय जवान जय किसान जय मजदूर। आज इस देश का किसान अपने खेत के अंदर शहीद हो रहा है, इस देश का जवान सीमा पे शहीद हो रहा है, इस देश का मजदूर BPL SC BC के भाई अपने घर के अंदर
शहीद हो रहे कांग्रेस टाइम में उनको 100-100 गज के प्लॉट मिले। छात्रवृत्ति योजना के तहत उनको उसकी मिलती थी, अन्न धन योजना के तहत उनको वो मिलता था। आज उन्होंने बीपीएल परिवारों को कार्डों को काटने का काम किया। लाखों लोग वृद्धा पेंशन चौधरी देवीलाल ने जब किया था, सम्मान भत्ता किया था। वो सम्मान भत्ता कोई जात बिरादरी धर्म देख के नहीं था, वो इन्होंने काटने का काम किया। मैं एक बात बहुत उसे कहता हूँ, बीजेपी के लोग आएंगे, दो चीज करेंगे, मैं गारंटी कहता हूँ, मेरे सामने बैठाओ, विकास के लिए आए। वो मुझे बताए, मैंने विधानसभा में पूछा था, आपको याद हो, 9.5 पौने 10 साल में हुड्डा साहब ने 16 संस्था ऐसी दी थी, वो चाहे एम्स था या चाहे आईआईएमटी थी या आईआईएम था, जो जितने भी संस्थाएं जिससे मजदूर, गरीब, किसान, युवाओं को सबको बेनिफिट था। 9.5 साल में हरियाणा में खट्टर साहब बताएं कि भाई मैंने कोई एक एम्स या एक एम्स की झूठी अभी आधारशिला रखी है। वो भी शायद वो दीपेंद्र जी ने जो एम्स बाढ़ साका था, तो झूठी घोषणा रख तो चले गए एम्स मनेठी। पर मैं एक चीज कह रहा हूँ, जो मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री जी, डिफेंस यूनिवर्सिटी बिनोला के अंदर रखी थी। इनकी नीयत ठीक होती तो चार दीवारी भी हुई पड़ी है। क्या हुआ? 9.5 साल। ये अहिरवाल की बात करते हैं, 9.5 साल डिफेंस यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी? मुझे जवाब चाहिए मोदी मोदी की गारंटी से या खट्टर की गारंटी से। ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है ये झुंझुना पकड़ा गए। मेरे बार दिशा में 11 फैकल्टी मंजूर हुई थी, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने कराई थी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को फायदा होना था। पर इन्होंने क्या किया? प्रत्येक व्यक्ति को मारने का काम किया। प्रत्येक व्यक्ति को 11 फैकल्टी अगर यहाँ होती, तो मैं कहता हूँ जिला झज्जर नहीं, पूरे हरियाणा को, पूरे एनसीआर गुड़गांव को, दिल्ली को कितना बड़ा बेनिफिट था। तो ये इन्होंने मारने का काम, करने का काम इन्होंने यहाँ किया। तो ये विकास की बात करते हैं, ये आएंगे जात की, धर्म की। सिर्फ दो चीज मैं कहता हूँ, 5 मिनट मेरे से बहस करें, राम मंदिर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कब्रिस्तान। पाकिस्तान और कब्रिस्तान के अलावा और उनके अलावा इन्होंने आता क्या? ये जो बात करते हैं भगवान राम की, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारा तो जब घर में बच्चा जन्म लेता है, तो जब पहले ही बच्चे के कान में भी बोला जाता है, तो राम राम। हमारा बच्चा जब बोलना शुरू करता है, वो भी राम राम। आज ये इनसे हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। अरे हमारे तो कण कण में भगवान राम है। मैं कहता हूँ ये इनके लिए राम भगवान, मैं बताता हूँ इनके लिए महत्व क्या है और हमारे लिए भगवान क्या है। इनके लिए राजनीति करने के लिए राम भगवान महत्व है, हमारे लिए भगवान हमारे कण कण में बसा, हमारे लिए राम भगवान है, इनके लिए राम राजनीतिक है। बड़ी पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया है। मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो खुद 3 सीटों पर आकर उन्होंने आम आदमी पार्टी को 4 सीटें दी। क्योंकि जब राहुल गांधी का हम स्टेटमेंट सुनते हैं या अन्य कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनका स्टेटमेंट सुनते हैं, तो उनका कहना है कि देश पहले है, पार्टियां आती रहेंगी जाती रहेंगी। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई भी जनाधार नहीं, उसके बाद भी कुरुक्षेत्र उनको दे दिया गया। तो क्या लगता है कुलदीप वत्स को कि मजबूती मिलेगी जनाब इंडी गठबंधन से? देखिए इंडिया गठबंधन को निस्संदेह मजबूती मिलेगी। और आदरणीय राहुल गांधी जी या इंडिया गठबंधन का एक फैसला ये है कि देश में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो कुशासन चल रहा है, इससे अगर पीछा छुटवाना है तो सभी दलों ने इकट्ठा होके, चाहे वो गरीब का, मजदूर का, किसान का, मिडिल मैन का, तो उनका पीछा छूटेगा तो सबने इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। और कहीं ना कोई किसी न किसी के जब कोई बात आती है तो कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो मजबूत उससे किया और इससे दोनों दलों को नहीं, इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। क्राइम की बात कर लें तो प्रदेश अध्यक्ष का मर्डर हुआ, उसके बाद उसके परिवार को धमकी दी जाती है। आज की बात करें तो एक स्क्रैप व्यापारी थे, वो रोहतक में वो जा रहे थे, पंजाब किसी शादी में जा रहे थे, उन पर फायर हुआ और उनका भी मर्डर हो गया। फांसी में भी अभी एक हत्या का मामला है। तो क्राइम एक तरह से बेलगाम सी हो गई है सरकार, क्या लगता है जनाब? देखिए मैंने पहले कहा कि क्राइम के नाम पे जो आए दिन हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, रंगदारी मांगी जा रही है, तो वो तिवाड़ा पीट दिए इन्होंने हरियाणा में। आज बुरी हालात है प्रदेश में। भय, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करते थे, आज भय भी है, आज भ्रष्टाचार भी है। प्रत्येक व्यक्ति आज, कोई बिजनेसमैन है, कोई अपना बेचारा, वो लड़ाई थोड़ी करता है, वो अपने बच्चों को पालता है, वो इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार देता है, उन प्रदेश को मजबूती देता है। और अगर उनके दिल में भय है तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर चिंता का विषय है। इसके ऊपर कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाना चाहिए।
एक लास्ट सवाल जो अपील की थी अभी राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उनकी आंखें जो आंसू थे, तो क्या लगता है रोहतक की जनता को रियलाइज होगा कि एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया, 5 साल हम लोगों ने बैक हुए, तो अब की बार 2024 में लगता है कि कम बैक होगा? मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, वो चलो एक इमोशनल बात भावुकता से निकली गई, पर दीपेंद्र हुड्डा एक कमांडर है और हरियाणा का भविष्य है, और मजबूती से ये तो छल कपट शाम दान दंड भेद करके हरा गए। मैं कह रहा हूँ आपकी बार हजारों में नहीं, मैं पूर्ण रूप से पूर्ण कॉन्फिडेंस से कहता हूँ इस बात का, लाखों वोटों से इस रोहतक सीट से इलेक्शन जीतेंगे। और ये भी मैं कह रहा हूँ, रोहतक की सीट एक एमपी की सीट नहीं है, रोहतक की सीट ये तय करेगी, हरियाणा की दिशा और फिजा दोनों बदलने का काम करेगी। और रोहतक की सीट यहाँ से मुख्यमंत्री का फैसला तय करेगी आने वाले समय में। आज आपको बता रहा हूँ दीपेंद्र हुड्डा जी तो लाखों वोटों जीतेंगे, और ये इंडिया गठबंधन आपको मैं बताऊंगा जिस दिन रिजल्ट आएंगे, हरियाणा में नतीजे अब अलग ही होंगे। धन्यवाद आप।